सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। घर जय हिंद बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गोरी। हम लोगों ने इससे पहले गजनवी को पढ़ा था। हमने देखा था गजनवी किस प्रकार आक्रांता के रूप में भारत में आया और सबको रौंदता हुआ चला गया। 17 बार आक्रमण किया, बंदा एक बार भी नहीं आता, और हम 17 बार कुंठित रहे, परेशान रहे। आज हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार इस्लाम धर्म स्थायी होता चला गया और क्या कारण थे इस धर्म के स्थायी होने के। कुछ भी पढ़ने से पहले जरा एक चीज़ ध्यान से सुने कि जैसे ही गजनवी की मृत्यु होती है उसके बाद खलीफाओं में फिर वही एक चीज़ आ जाती है, कौन खलीफा, कौन श्रेष्ठ, कौन खलीफा, इसको लेकर फिर विवाद शुरू हो जाता है। इसमें गजनवी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था मसूद, दूसरे का नाम था मोहम्मद। इन दोनों में फिर 17 को लेकर संघर्ष हुआ। आप पूरे इतिहास को पढ़ते चले आइए और आप पाएंगे कि पूरे इतिहास में हर पेज पर कुछ लाशें हैं, हर पेज पर खून से सने हुए कुछ चिन्ह हैं, और वो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो क्रमागत अपनाते चले जाते हैं कि वो इसको मारेगा, फिर उसको मारेगा, फिर उसको मारेगा, और हर सत्ता हस्तांतरण इसी प्रकार। कहीं पर ऐसा साज नहीं मिलता कि आराम से बैठ के सत्ता का बंटवारा कर लिया हो। अब 2 बेटों में आपस में युद्ध हो रहा है, दोनों ही गजनवी के पुत्र हैं, एक मसूद है, एक मोहम्मद, और दोनों ही लड़ाई लड़ रहे हैं किसके लिए? भारत के लिए, भैया कि हम जाएंगे कि तुम जाओगे। और दोनों युद्ध हुआ और अंत में मसूद जीता और मोहम्मद हारा। इसकी गला काट कर हत्या कर देता है। कहा जाता है कि इसके अंदर भूसा भरवा दिया था इसके भाई ने। इस प्रकार खत्म हो गया कौन? मोहम्मद, और मसूद फिर से शासक के रूप में आ गया। तो ये तो बात थी कहाँ? गजनवी की। अभी इससे आते बात करते हैं। अब क्या हुआ? इसके बाद इन्हीं के दरबार में रहा करता था गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, जो कि जब इनका सत्ता संघर्ष हो रहा था और मसूद शासक बना तो इसने इनके यहाँ रहना बंद किया और भाग कर गया कहाँ? गजनी में। गजनी के जो स्थानीय शासक थे उनको कूटा कूट के भगा दिया और भगा के अपना वहाँ पर एक छोटा सा स्थान है कौन? गौर, और गौर में एक नए वंश की स्थापना करता है, गौरी वंश की। इस प्रकार गयासुद्दीन मोहम्मद शाह गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, इसका नाम है गौर। ये तो कहानी यहाँ चल रही है ना। भारत में क्या कहानी चल रही जरा देखिए। भारत में यहाँ पर चौहानों का शासन है, कहाँ? अजमेर के आसपास। चौहान 4 है दक्षिण भारत में राज करना, और दक्षिण भारत में उस समय गुजरात में कौन शासन कर रहा है? चालुक्य। तो चौहान और चालुक्य आपस में भिड़ गए और चौहान चालुक्यों के लड़ने के कारण ये यहाँ अस्थिरता हो गई, यानी ये अलग ये अलग। दूसरा कहानी देखिए, चौहान और गहड़वाली कन्नौज इनके आपस में शत्रुता, और शत्रुता किस बात को लेकर अभी कहानी सुनेंगे हम। पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र की बेटी, जो कि कन्नौज का शासक था, जयचंद्र गढ़वाल शासक थे, जयचंद्र की बेटी संयोगिता का अपहरण कर लेता है। अपहरण करने के कारण जयचंद्र इससे रुष्ट हो जाता है। इनमें और इनमें 36 के आंकड़े हो जाते हैं। दूसरा, कन्नौज के गढ़वालों और चंदेलों से अपने 36 के आंकड़े होते हैं। आप जान गए क्यों? अरे भैया, विद्याधर वही है जिसने कन्नौज राज के शासकों की क्या की थी? हत्या की थी। तो कन्नौज, यानी यहाँ भारत में कंट्राडिक्शन बहुत बुरे तरीके से। अब क्या हुआ? जैसे ही गयासुद्दीन मोहम्मद शाह बनता है गजनी में, वो गजनी जीत कर देता है अपने भाई को। क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जो भाई था किसका? गयासुद्दीन मोहम्मद शाम का। इसी का नाम है मोहम्मद गोरी। और यही मोहम्मद गोरी 1173 में शासक के रूप में बनकर बैठता है। जैसे ही पद पे बैठता है वैसे इसको आकुंठा होती है कि भारत पर आक्रमण की इसे सूचना मिलती है। क्यों? गजनवी के छोड़े गए जो वंशावली थी वो तो भी यही है ना, इनसे सूचना मिलती है इसको। यहाँ कमजोर हो चुके हैं, क्षत्रिय आपस में लड़ रहे हैं, अच्छा मौका है, वार करिए। तो इसने क्या किया? सबसे पहले रास्ता क्लियर किया। आपने देखा होगा अगर कहीं किसी के घर जाना है तो भैया सबसे पहले रास्ता तो दीजिए ना। तो सबसे पहले इसने रास्ता साफ किया, और सबसे पहले 1150 इनका, अच्छा ध्यान सुनिएगा, जहाँ गजनवी का वार्षिक उद्देश्य था धन लूटना, वहीं इनका वार्षिक उद्देश्य धन लूटना नहीं, अब राज्य विस्तार हो गया। अब राज्य विस्तार क्यों हुआ? कारण सुन लीजिए। देखिए, ये यहाँ रह रहे हैं गजनी में, ये ऊपर जा नहीं सकते, इनसे बर्बर जातियां ऊपर रह रही हैं। ये इधर आ नहीं सकते, इनसे ख्वारिज में शाह नामक एक शासक पहले से बैठा है, ये ख्वारिज इनको भी कूटेगा आगे चलकर, यहाँ भी जाते हैं। वो ख्वारिज में ये जा नहीं सकते, ये मारे जाएंगे यहाँ पर। तो इनके पास एक ही रास्ता बचता कहाँ है?
पूरब की ओर चलो, और पूरब एक समतल मैदान था। गजनवी की कहानी सुन ही चुके थे कि बेवकूफ़ों का एक देश है, जहाँ जो जाता है वो आक्रमण करे, लूटे और चला आता है। तो चलो बेवकूफ़ पर शासन करते हैं और चल पड़ा कहाँ की ओर, भारत की ओर। हम बेवकूफ़ किस सेंस में कह रहे हैं, यदि हम अपने आप को बचाने में सक्षम न हो तो जनता को बचाना हमारी जिम्मेदारी, और इन शासकों ने जनता को किनारे रखकर अपने स्वाभिमान को आगे लगा दिया। यही कारण था कि अपने स्वार्थों के लिए ही लड़ते रहे, और इसका फायदा उठाया किसने, मोहम्मद गौरी। चल पड़ा बंदा आक्रमण के लिए, बहुत कम उम्र, बहुत तेज तर्रार, आया सबसे पहले कहाँ, 1175 में मुल्तान में करमाजी जाति के लोग रहा करते। देखिए दो रास्ता है आने की, गजनी से पहला रास्ता है मुल्तान आइए, मुल्तान से सिंध आइए, सिंध से भारत चालुक्यों को प्रवेश करिए। दूसरा रास्ता है गजनी से पंजाब आइए, पंजाब से दिल्ली अजमेर होते हुए कन्नौज तक जाइए और सबको कूटते हुए वापस पहुंच जाइए, कोई रोकने वाला नहीं। दो रास्ते, पहला रास्ता अपनाता है गौरी, और चौथा कहाँ, मुल्तान आता है। यहाँ की करमाई जनजातियों को ढंग से कूटता है, यहाँ पर नृशंस हत्या करता है। यहाँ पर नृशंस शब्द का अभिप्राय होता है किसी को सोचने का अवसर न देना, उससे पहले उसकी क्या कर देना, हत्या कर देना। नृशंस हत्या करी किसने, 1175 में मोहम्मद गौरी ने। ये इनके प्रजातिगत ये है कि ये सत्ता हस्तांतरण के लिए किसी की भी हत्या कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में 1176 में अंदाजा लगाइए, एक वर्ष में लौट कर वो वार कर रहा है। इसका मतलब है इसमें एनर्जी का मान बहुत अधिक है। 1176 में फिर आता है और सिंध पर विजय करता है। जरा देखिए, पहले मुल्तान आया, इसको जीता, वापस गया, फिर इसके बाद सिंध को जीता, वापस गया। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये वापस जब जाते थे तो अपने सेनापति यहाँ छोड़ कर जाता ताकि दूसरा कोई पनपने ना पाए, जो गलती किसने कही थी, गजनवी ने करी थी। अब ये क्या हुआ, जैसे ये मुल्तान को प्रवेश करते हैं, मुल्तान इन्हीं का क्षेत्र था, पहले करमाइयों को मारकर हथियार चुके थे। अगला आक्रमण सिंध पर हिंदू शासक शासन करते थे। ये कमजोर शासक हो चुके, दाहिर के बाद कोई ऐसा शासक ही नहीं हुआ जो सिंध को संभाल पाता। सिंध नदी पार करके अब इसने क्या किया, अगला आक्रमण किया कहाँ पर, 1178 में, और गलत बयाना हो गया। गलत बयाना किस सेंस में, अरे भाई बयाना ये हो गया कि ये पहुंच गए कहाँ, चालुक्यों के, और यहाँ पर भीम सेकंड या इसी का दूसरा नाम था मूलराज सेकंड, ये यहाँ पर शासक था और ये भयंकर वाला ठाकुर था। इसने क्या किया, ढंग से कूटा किसको, मोहम्मद गौरी को। कूटने के साथ इसकी माँ, जिसका नाम था नायिका देवी, इस नायिका देवी ने रण क्षेत्र में जाकर यानी युद्ध भूमि में जाकर अपने पुत्र की मदद करी, और इसी मदद के कारण हार के भागना पड़ा किसको, मोहम्मद गौरी को। और भारत में मोहम्मद गौरी की ये पहली हार थी जिससे उसने सबक लिया कि ऐसे क्षेत्र में प्रवेश मत करो जिस क्षेत्र में आपको जानने का रास्ता कोई न हो। मैंने आपसे पढ़ाया था, न देवराय होता बेवकूफ इंसान, न तिलक होता और न ही गजनवी का भारत में प्रवेश होता। रास्ता दिखाने वाले दोनों हिंदू थे, यहाँ पर इसको रास्ता दिखाने वाला अभी कोई हिंदू मिला नहीं। तो इसलिए जैसे ही इस पर आक्रमण करता है, इस स्थान के बारे में जानकारी नहीं होती है, ये माँ बेटा मिलकर कूदते हैं किसको, गौरी को, और भाग खड़ा होता है मोहम्मद गौरी। ये पीठ दिखाने में माहिर होते हैं। ये तने मुस्लिम, ये इस्लाम धर्म के वर्तमान में जो युद्ध कर रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो ना तो युद्ध नीति पे अपनी डिगे रहते हैं, ना तो ये रणनीति पे, ये किसी भी छल दल दम्भ द्वेष जिस भाषा से ये केवल युद्ध जीतने, ये परिणाम पर विश्वास करते हैं, ये प्रयास पर विश्वास नहीं करते। कैसे हुआ, अगला क्या हुआ, इन्होंने अब लगातार भारत में युद्ध करना शुरू किया। 1179, देखिए 1178, 1179 में पेशावर, 1181 में लाहौर, 1189 भटिंडा। जरा देखिए क्या चल रहा है। अब इस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं और इस रास्ते से प्रवेश करके सब राज्यों को लगातार जीतते जा रहे हैं और अपना सेनापति वहां छोड़ते चले जा रहे हैं। अब क्या हुआ, इनको सबको जीतने के बाद इधर पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे अजमेर के आसपास। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे अजमेर के आसपास। इनका ननिहाल था दिल्ली में, आप अच्छे जानते हैं। दिल्ली में जो तोमर वंश था, अनंगपाल तोमर इनके नाना थे, वहां पे इनकी शादी, उनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान को अजमेर से लेकर दिल्ली तक एक बड़ी रियासत मिल गई। ना सुनेगा, और इस रियासत मिलने के कारण इनकी रियासत पंजाब को छू रही थी। और पंजाब पर शासन किसका चल रहा था इस समय, मोहम्मद गौरी का। सीमाओं को लेकर वे प्रवेश करना चाह रहे थे, पृथ्वीराज चौहान भगा रहे थे। वे प्रवेश कर रहे, पृथ्वीराज चौहान भगा रहे। इनमें इतना ज्यादा अंतर्द्वंद हो गया
कि अंत में अंतर्द्वंद फूटा। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान इस समय बहुत भीषण, यूं कहें उन्माद के रूप में बंधा था और इसने कूटना शुरू किया। किसको? गौरी को दौड़ा दौड़ा के कूटा। अब यहाँ पर दो चीज समझ, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय इन्होंने शब्दभेदी बाण का प्रयोग किया। शब्दभेदी बाण केवल दो लोगों के बारे में उल्लेख मिलता है। पहला मिलता है राजा दशरथ को, जो आप देखे होंगे श्रवण कुमार के समय यूज हुआ था, जिसमें उनको बेचारों को अंत में तड़प तड़प के मरना पड़ा। पहला उनको, दूसरा पृथ्वीराज चौहान, इनको शब्दभेदी बाण चलाने का ज्ञान था। तो इन पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति था उसका नाम था गोविंद राय। क्या नाम था? गोविंद राय। ये सेनापति युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान की ओर से और गौरी को खदेड़ के मारा। ध्यान सुनेगा, उसकी आंख में तीर लगा है गौरी के, लेकिन बंदा लड़ने की बजाय भाग खड़ा हुआ। चाहता तो मोहम्मद गौरी को उसी समय गोविंद राय हत्या कर सकता था या गिरफ्तार करके पृथ्वीराज के साथ पास आ जाता, पृथ्वीराज छौन छोटा कर सकते थे। लेकिन क्षत्रियों में एक प्रथा है कि जो पीठ दिखाकर भागता है, क्षत्रिय पीठ परवार कभी नहीं करते और क्षत्रियों ने बात नहीं किया। और यही शायद सबसे बड़ी गलती थी, युद्ध भूमि में अपने दुश्मन को छोड़ देना, वो भी अधमरा छोड़ देना, ये सबसे बड़ा घातक होता है। क्यों? क्योंकि वो कुंठा से ग्रसित होकर दूनी वार से आपके ऊपर आक्रमण करेगा। यही हुआ। 1191 तराइन युद्ध में विजय होने के बाद वापस चला जाता है कौन? गौरी, और जाकर वापस 1 वर्ष कठिन साधना नहीं करता भैया, कठिन सेनापति, कठिन मेहनत करता है, सेना तैयार करता है, बहुत सारा शस्त्र तैयार करके बड़ी सेना तैयार करता है। और इधर पृथ्वीराज चौहान ठाकुर साहब को लगा, अब हमको कौन हराएगा भैया, हमारा सेनापति भगा सकता है तो हम तो जब चाहे तब भगा सकते हैं। इनको दम हो गया कि हम तो बहुत बलशाली हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप किसी भी समस्या समाधान के लिए तैयार नहीं हैं तो आप समस्या समाधान कर नहीं पाएंगे, या आप तुरंत आप चाहें कि आज ही हासिल कर लें, संभव नहीं होगा। तभी आपसे कहा जाता है कि जो हमारा कंपटीशन है ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, शॉर्टकट प्रोसेस नहीं होता। शॉर्टकट में वही होता है जो पृथ्वीराज के साथ होने वाला है। जहाँ मोहम्मद गौरी लगातार 1 वर्ष मेहनत करके सेना तैयार करता रहा, पृथ्वीराज चौहान मौज करते रहे, भैया सोचते रहे मुझे कौन कोई क्या कर सकता है, जब होगा देखा जाएगा। तो यही हमारे साथ होती, जब परीक्षा आएगी तब देखा जाएगा, तब पढ़ लिया जाएगा, और तब कुछ होता नहीं है। यही इनके साथ हुआ। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और कहा जाता है तराइन के दूसरे युद्ध ने भारत में ईसाई सत्ता स्थापित कर दी। किसकी? मुस्लिम सत्ता। उसके बाद फिर हटाए नहीं हटे, हम चाहते तो यही से भगा सकते थे। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान का हारना, रण क्षेत्र छोड़ना, और कहा जाता है कि जब वो वहां से हट गए तो बाद को जंगलों में भागते रहे। कहा जाता है कि अंतर हत्या भी पृथ्वीराज चौहान ने की। किस समय की बात को देखेंगे, इसकी कहानी क्या है वो तो अलग ही चीज। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और यहीं से भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाता है। इसके बाद 1194 में, अब जरा कहानी सुनिए। जयचंद्र की बिटिया थी, उसका नाम था संयोगिता। संयोगिता की हो रही थी शादी, वो चाहती थी पृथ्वीराज चौहान को, वो चाह रही थी कि पृथ्वीराज चौहान आए, हमारा अपहरण करें, भाग जाए उनके साथ। पृथ्वीराज चौहान आते हैं और अब मंडप से कहा जाता है कि संयोगिता को ले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। अब जरा सोचिएगा, जब जयचंद्र की बिटिया से शादी कर लोगे तो जयचंद्र तुम्हारी मदद करेगा क्या? 1192 के युद्ध में देखिए, ना तो चालुक्यों ने इनकी मदद करी, तुमने उनसे लड़ाई लड़ी थी, ना तो चंदेलों ने मदद करी, तुमने उनसे लड़ाई करी, ना तो कन्नौज ने, गढ़वाल ने मदद करी। क्यों? क्योंकि तुम उनकी बिटिया भगा लाए थे। सही शब्दों में इन तीनों लोगों ने जब मदद नहीं करी, अकेले पड़ गए पृथ्वीराज चौहान, किसी ने सेना नहीं भेजी और हार गए कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब क्या हुआ, गौरी को लगा कि जब ये हार सकता है, गजनवी अथाह संपत्ति कन्नौज से प्राप्त कर सकता है, इसका मतलब है जयचंद्र कमजोर शासक है, आसानी से कन्नौज पे कब्जा हो सकता है। चल पड़ा बंदा फिर से कहा के 1194 में चंदावर का युद्ध होगा। और चंदावर के युद्ध में, युद्ध किसके किसके बीच हुआ? गौरी और जयचंद्र के बीच। अब ध्यान सुनिएगा, जयचंद्र को दोषी कहा जाता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान का साथ देता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। जयचंद्र ने साथ न देकर धोखा दिया राजपूतों को, इसलिए उसको कहा जाता ना, बहुत जयचंद्र न बनो। जयचंद्र न बनने मतलब धोखा दो मत। ये थी कहानी जयचंद्र की। इस प्रकार 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को भी गौरी निपटा देता। अब उसको सनक सवार होती क्या? यहाँ पर बयाना और ग्वालियर दो स्थान है जहाँ पर
कुमारपाल, सुरक्षणपाल, ये दो परिहार शासक है, शासन कर रहे होते। इन दोनों के ऊपर आक्रमण करता है कौन? गोरी, और दोनों को ही बंदी बनाकर उठा ले जाता है। बयाना और ग्वालियर भी किसके कब्जे में चला जाता है? मोहम्मद गोरी। यानी सोचिए, वो लगातार भारत में घुस रहा है और हम पिटा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाई मैं में लगे। मैं कई बार समझा चुका हूँ, मैं क्यों लड़ूं, पड़ोसी मर रहा है। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिएगा। आपने कभी देखा होगा कि मुर्गी के बाड़े में आप जाते हैं, तब जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जब मुर्गी लेने जाते हैं, मुर्गा मुर्गी जो भी, तो आप देखते होंगे एक बहुत से बड़े बाक्स में ढेर सारी मुर्गियाँ होती है ना। उनमें से कोई एक मुर्गी निकाली जाती है और वो मुर्गी खूब चिल्लाती है। क्यों? उसको कटना होता है। बाकी मुर्गियाँ क्या करती हैं, जरा गौर से देखिएगा। बाकी मुर्गियाँ मस्त दाना खा रही होती, पता क्यों? उन्हें लगता है मेरा तो नंबर आने वाला है नहीं, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि जैसे वो कट रही है, अगला नंबर मेरा हो सकता है। यही हुआ हमारे साथ। हम भारतीय रियासतों में आपस में लड़ते रहे और ये सोचा मेरे साथ क्या होगा, और अगला नंबर उसी का आता था, आप भी मुर्गी जैसे काटेंगे। यही हुआ। बयाना और ग्वालियर को जीत लिया उसने, हम शांति से बैठे रहे। अगला उसने आक्रमण किया, इनकी मती मारी गई थी, इसने ख्वारिज़्म शाह पर आक्रमण कर दिया। और जब ख्वारिज़्म शाह इनसे बड़ा चल रहा था, उसने गोरी को धो धो के मारा, जी भर के और मार कूट के धर दिया। किसको? ख्वारिज़्म शाह ने। किसको? मोहम्मद गोरी को। और उसने अपनी उपाधि धारण करी थी। किसने? ख्वारिज़्म शाह। सिकंदर सानी या सिकंदर की उपाधि धारण करी थी। किसने? ख्वारिज़्म शाह ने। और सिकंदर द्वितीय इसी कहा जाता है, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करी ख्वारिज़्म शाह ने। इसके बाद इसका अंतिम विद्रोह होता है खोखरों के साथ। ये खोखर एक जनजातियां होते हैं जो पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में शासन कर रहे होते हैं। अब जरा यहाँ कहानी सुनिए। होता क्या है, ये वापस चला जाता है, जहाँ जहाँ जीतता जाता है अपने सेनापति छोड़ता जाता है। ये जब आता है, ध्यान सुनेगा, तो ये यहाँ से मारता कूड़ता चला आता किसको? जाटों को। हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में ना, इन क्षेत्रों में मारता कूड़ता चला आता कहाँ? यहाँ। और जाटों को, ध्यान से समझ लीजिएगा, जाटों को यहाँ पर इतने भाग में जीत कर रख देता खोखर। ये कौन है? सॉरी, खोखर। ये जात है खोखर, जाट गई खोखर। इन खोखरों को कूटता है और यहाँ तक विजय कर लेता है। कहाँ? दिल्ली के क्षेत्रों के आसपास तक। अब क्या हुआ, जब अभी पूरा देखो, ये इसका सब जीत के रख दिया, बहुत बड़ा विस्तार कर लिया, तो अब इसने क्या किया, चलो भैया वापस चलते हैं, सेनापति अपने छोड़ दिए। जब वापस जाने लगा तो खोखर रास्ते में इंतजार कर रहे थे। कहानी क्या सुन लीजिएगा, वैसे इतिहास इस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करता है। ये जो खोखर जाते थे, ये पेड़ों में छुपना बहुत बढ़िया जानते थे। जब गोरी की सेना वापस जा रही थी तो पेड़ों से लटक कर तलवारें, बहुत पहली तलवारें रखते थे दमिश्क की, तो ये पेड़ों से लटक कर जैसे कोई निकले सैनिकों के गले काटते जाते और पता ही नहीं चल पाता था काट कौन रहा है। इन खोखरों ने पूरी सेना मार डाली और 12 मार्च 1206 को दैमक नामक स्थान पर इनका भी गला काट डाला। किसने? खोखरों ने। आओ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इस प्रकार खोखरों ने इसकी मोहम्मद गोरी की क्या कर दी? हत्या कर दी और समाप्त हो गया गोरी का सारा साम्राज्य। लेकिन गोरी इससे पहले एक बढ़िया काम किया। उसने क्या किया? बढ़िया होने का किया। उसने अपने सिक्कों में एक तरफ अरबी में कलमा और दूसरी तरफ संस्कृत लक्ष्मी देवी की मूर्ति, जबकि गजनवी क्या कहता, एक तरफ संस्कृत में श्लोक और एक तरफ उसने अरबी में लिखवाया था। जबकि इसने क्या किया, एक तरफ अरबी में कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी की मूर्ति उकेरी थी। ठीक, अब क्या हुआ, जब ये मारा गया, हत्या हो गई, तो इसने जब ये युद्ध करा था कहाँ पर, जयचंद के साथ, चंदावर का युद्ध 1194 में, तब इसका सेनापतित्व के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इसका गुलाम था। ध्यान सुनेगा, इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो चंदावर के युद्ध में इसका सहयोग दिया था। इसी ने ग्वालियर विजय करी थी, इसी ने बहुत सारी विजय कर रखी थी। उन्हीं विजयों के कारण उससे बहुत प्रभावित था। अपने जीते हुए क्षेत्र किसको दे देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक नए वंश की स्थापना करता भारत में, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक हाँ बड़ा अजीब टाइप का, क्यों भैया, वो यहाँ राजधानी दिल्ली में नहीं बनाता, वो लाहौर में अपनी राजधानी बनाता। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता था ये ठाकुर आदमी कब समझ सकते हैं, और जब समझते तो हम खुद आ जाएंगे। इसलिए राजधानी उसने कहा भाई ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। वहीं रहा, वहीं मर भी गया। इस प्रकार ऐबक को पहला उत्तराधिकारी बनाया, जिसने गुलाम वंश की क्या करी, स्थापना कराई। और इसी ने गुलाम वंश की नींव डाली और ये एक
प्रतिनिधि के रूप में काम करता है किसका, गौरी का। दूसरा शासक कौन था, दूसरा शासक था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ये कौन था, ये बख्तियार खिलजी वही है जिसको बंगाल के, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जरा देख लीजिए। इसने क्या किया, बंगाल पे आक्रमण किया और बंगाल पे सेन शासक करते थे, ध्यान से सुनिएगा, सेन शासक करते थे। और ये सेन में था, इसका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम था, लक्ष्मण सेन बंगाल का शासक था। बंगाल बिहार किसने जीता था, बख्तियार खिलजी ने। जाता है लक्ष्मण सेन को हराता है और इसके दरबार में कौन रहता है, गीत गोविंद का रचयिता। कोई बताएगा कौन है गीत गोविंद का रचयिता, यस, जयचंद, है ना, सॉरी, गीत गोविंद का जो रचयिता है वो इसके दरबार में रहा करता है। ठीक, अब इसने क्या किया, सॉरी, जयदेव इनका नाम है, इनका नाम गीत गोविंद का रचयिता जयदेव। अब यही वो बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जलाकर राख कर दिया था, जिनको नाश करने का श्रेय किसको जाता है, इसी को जाता है, किसको, बख्तियार खिलजी को। तो इस प्रकार जो एक गौरी, जो गौर वंश था, जो प्रारंभ हुआ यहाँ से, वो भारत तक आकर किस प्रकार फैला और किस प्रकार एक बृहद रूप लेता चला गया। अब कहानी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद भारत में अस्थिरता का दौर चलेगा। क्यों, जैसे ही ऐबक आएगा उसका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बख्तियार खिलजी वापस भेज दिया जाता है इन क्षेत्रों में शासन करने के लिए, तो अकेला कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर शासन करेगा और अकेला होने के कारण ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएगा तो सत्ता धीरे धीरे कमजोर होगी। लेकिन जो इनके गुलाम आएंगे वे भारत में मुस्लिम धर्म या यूँ कहें इस्लाम धर्म को बहुत तेजी से क्या करेंगे, स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी थी पूरी मोहम्मद गौरी की। और इसी गौरी की कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो ट्विस्ट ये आता है कि इन सारी विजयों में एक चीज़ हमने देखी कि मोहम्मद गौरी लगातार युद्ध करता रहा। देखिए कहीं पर भी आपको गैप नहीं मिलेगा, लगातार युद्ध करता रहा, यानी उसके पास पर्याप्त धन रहा होगा जिसे उसने भारत से अर्जित किया होगा। क्यों भैया, सेना क्यों युद्ध करेगी आपके लिए, अगर आप लक्ष्मियाँ नहीं दोगे, आप अपनी भारत की सेना को 5 महीने सैलरी न दो, युद्ध करा लोगे क्या, खाएंगे क्या उसके परिवार वाले। तो सेना को ढंग से पैसा दिया होगा। नंबर 2, इसमें खुद विल पावर इतनी अच्छी रही होगी कि हार नहीं मानता। क्यों, जब पृथ्वीराज चौहान से हराया, मूलराज द्वितीय से हराया, ख्वारिज़्म शाह से हराया, ये सबसे मार कुटाता रहा लेकिन हिम्मत नहीं हारा। इसीलिए इसको लोग कहा करते हैं कि ज़्यादा गौरी बनने का प्रयास न करो, क्योंकि गौरी का उदाहरण दिया जाता है कि हिम्मती बहुत था मोहम्मद गौरी। इस प्रकार भारत में एक नई सत्ता और नए उसका समापन होता है जिसको हम गौरी वंश कहते हैं। तो गौरी वंश में हमने इतना पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप सुने होंगे। इसका नोट्स बना लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और इस वीडियो को मैं आपसे नहीं कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मत करो, एक तो कुछ मत करो, कृपया करके उन लोगों तक पहुंचा दो जो रियल में पढ़ाई करना चाहते हैं, जो रियल में चाहते हैं कि उनके आगे कुछ लिख जाए, उनके आगे राम भरोसे मैया दीन के अलावा भी कुछ लिख जाए, उनको सेंड करो। उनको ना सेंड करना जो इसको मजा आ गई, गुरु जी बढ़िया कहानी सुनाओ, हमें उनको नहीं पढ़ाना, हमें उनको पढ़ाना जिनको रियल में आवश्यकता हो शिक्षा की। नहीं तो ढेर सारी दुकानें खुली हैं यूट्यूब पे, आप कहीं पर जाकर पढ़ सकते हो। लेकिन आप तभी हमसे जुड़िएगा, तभी हमसे पढ़िएगा जब आपको रियलाइज हो कि सारे तथ्य आपको आसानी से आपके दिमाग में बैठ रहे हैं। क्योंकि आपको एक अच्छी बात है कि आप इतिहास पढ़ने के साथ एक ऐसे व्यक्ति से पढ़ रहे हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट है, आपके लिए फायदे की बात है। फिलहाल आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट बिंदुओं के साथ गुलाम वंश लेकर आएंगे आपके पास। हम गुलाम हैं मानसिकता के, आप गुलाम मत बनिएगा किसी के। जी भर के पढ़िए, एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए उम्मीदों के साथ। फिलहाल के लिए जय।